नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटघोरा नगर पालिका में पेयजल संकट गहराया। नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता अभियान। राखड़ वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद कटघोरा का वार्ड क्रमांक 7 महेशपुरी रानी लक्ष्मीबाई नगर एक ऐसा वार्ड है जहां जनता को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। जनता को पानी के लिए जोखिम भरे बाईपास सड़क को पार कर ग्राम पंचायत रामपुर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ता है। झगड़ा लड़ाई पानी भैया होतन टैंकर करा होबो नालो करा होबो नल मेरे। कौन गांव ले आया था? महेशपुर ले। पानी की समस्या है। हाँ, रामपुर के कुआं के पानी पिया था। ग्राम पंचायत की मतलब नगर पालिका में रह के ग्राम पंचायत के पानी पीते। पानी पिया था। तो कितना दूर है तुम्हारा? आधा किलोमीटर। तो अच्छा, जैसे पानी लेके जाते थे क्या हो जाती, क्या हो की संभावना है? अकोती लंग 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 गाड़ी आते कब बीच में पड़े वही पास ना लाइक के जात हन गाड़ी आते होती ले आते थे तो रुकते नहीं है। आई एक बार बैती ले आई तो रुक जाही, आवेती ले आई तो नहीं रुके। सड़क हादसा होता तो बचे कई घा बचे बचे है ना जी, गरुआ ले भैंसा ले। कितने दूर पड़ते तुम्हारे पानी ले आता तब? आधा किलोमीटर तो पड़ते ना। नल नहीं लगे तुम्हारे गाँव में? लगे है तो पानी पूर्ति नहीं हो। पानी नहीं हो? हाँ, और नल में तो आते नहीं रहे पानी। पानी नहीं है। हाँ, ये लगभग कब के समस्या बने हैं? बहुत दिन है अब पानी के समस्या। तो पानी गंदा है कि साफ है? अबे हमारा अमृत धारा पानी है ला पीथन हम। हाँ, हाँ। के साल ले पिया था? बहुत दिन ले जब ले आए हैं, जब ले गर्मी में सूखते कि नहीं? सूखते। ये रामपुर ले। हाँ। और कहाँ रहता तुम? महेशपुर। कौन सा नगर पालिका में थे? हाँ। तब पानी नहीं आया तुम्हारी? नल नहीं आए। कुंडी में लेके था? हाँ, गुंडी में। कितना दूर पड़ते तुम्हारे घर ले? हमारे घर ले अब बहुत दूर पड़ते। बहुत दूर पड़ते। हाँ। तो रोज लेता? रोज लेता सुबह शाम। अच्छा, तो रोड ले पार जाता कि ये पार? रोड ले पार जाता। ऐसा तो पूरा गांव वाला मन जाते कि तुझ मन जाते? नहीं, आधा गांव वाला मन जाता। तो पानी नल नहीं लगे तुम्हारे गांव? नहीं लगे है ना, नहीं लगे है। पानी अभी पानी टैंकर में आते क्यों? टैंकर में कोई समय आते, हमेशा नहीं आए टैंकर। तभी घर लेके जाते हैं। हाँ, पानी की समस्या है। पानी के बहुत समस्या है। यदि तुम्हारे घर में नल लग जाही तब तुम जिया कहती? अब नल लग जाही तो कहाँ ले जाओ पानी? घर में रही पानी उनके सबके समस्या था। पानी समस्या घर में आ जाही तो काबर जब दूरिया नहीं। साइबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल से आई टीम द्वारा घंटा घर के पास नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि किस तरह साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। ऑनलाइन पैसे भी मंगवाएंगे, ऑनलाइन पैसे भी मंगवाएंगे। टाइटल तो बता दो। नुक्कड़ का शीर्षक है साइबर क्राइम।
आपसे आपको OTP पूछे तो उसको OTP नहीं बताना है, वरना आप लोग हो जाएंगे बेकार। और इसी को तो कहते हैं साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। यहाँ पे दिनों दिन जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग OTP बता देते हैं, कुछ वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, कुछ मैसेज के थ्रू जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने बच्चों के द्वारा नाटक प्रस्तुत करवाया था, जिसकी जानकारी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरह दी। बेसिकली ये नुक्कड़ नाटक साइबर फ्रॉड जो अभी चल रहा है, स्मार्ट चोरी हो गई है जो आजकल, उसके ऊपर ये नुक्कड़ नाटक था। लोगों के साथ आज बहुत फ्रॉड हो रहा है OTP के माध्यम से, लिंक के माध्यम से। उसी पर हम लोगों ने जागरूकता करने के लिए नुक्कड़ नाटक SBI की तरफ से किया गया। अभी तक कितने जगहों पर आप लोग किया है? मध्य प्रदेश में लगभग 20 शहरों में अभी तक ये नुक्कड़ नाटक हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले अभी हम लोग बिलासपुर में कर लिया है हमने, अनूपपुर गए थे हम लोग, अंबिकापुर गए थे, अभी हम उसके अलावा कोरबा आए, यहाँ से भी हम लोग बालोद जाएंगे, रायपुर जाएंगे, रायगढ़ जाएंगे, जगदलपुर जाएंगे। कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल से भी हैं, भोपाल मध्य प्रदेश। कितने जगहों पर घूमने का टारगेट है आप लोग का? अभी हम लोग का, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में लगभग 20 शहर हम लोगों ने कवर किए हैं और छत्तीसगढ़ के लगभग हम लोग 12 से 15 शहर कवर करेंगे। और आगे की सोच? आगे इसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करें, वीडियोस बना के भी हम जागरूक करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सभी के पास है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, फैला रहे हैं। प्रदूषण से शहर का पर्यावरण दूषित हो रहा है। खासकर पावर प्लांटों से निकलने वाली राख सबसे बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए जितने भी प्रयास किए गए वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। थोड़ी सी भी हवा चलने पर पूरा शहर राखड़मय हो जाता है। सड़कों पर राखड़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है। गया बैग में पड़ा। ये अभिशप्त है। ये आज हम कोरबा में रह रहे हैं, एक गर्व महसूस होता था कि हम औद्योगिक नगरी में रहते हैं, लेकिन आज ये श्राप के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। प्रशासन भी सोया हुआ है, यहाँ परिवहन मंडल है वो भी सोया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो अपने आप को जागरूक कहने वाले जनप्रतिनिधि है वो भी आज के तारीख में कहीं न कहीं जाकर के गुमनाम हो गए। आज राखड़ तो परिवहन हो रहा है, जहाँ पाए वहाँ राखड़ फेंक रहे हैं। हम तो शहरी क्षेत्र में हैं, आंधी तूफान के दौरान हमको राखड़ का एहसास होता है। आप रूरल एरिया में चले जाइए, जहाँ जगह जगह राखड़ फेंकी पड़ी है, और थोड़ी भी आंधी तूफान चलती है तो ऐसा लगता है कि आदमी के ऊपर में वाइट वॉश कर दिया गया है, वो सफ़ेद होकर के आता है। जब शरीर के ऊपर में इतनी राख है तो वो राख अंदर में जाकर के कितना नुकसान कर रही होगी, ये चिंता का विषय है। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन को कहता हूँ कि आप जाग करके इन राखड़ के अवैध परिवहन के ऊपर में, या जो राखड़ ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं उनके ऊपर में तत्काल रोक लगाए। जो काम जनप्रतिनिधियों का है, जनप्रतिनिधि जो अकर्मण्य हो गए हैं उनके कार्य को जिला प्रशासन करे, तो यहाँ के लोगों के ऊपर में बहुत बड़ी राहत और उपकार उनके द्वारा की जाएगी। ऐसे क्षेत्र हैं, गांव हैं, चाहे गोढ़ी हो चाहे बालको तरफ का गांव हो, जो पूरा राखड़ खेतों में जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण पूरा प्रभावित हो गया है, खेतों में नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है उनके ऊपर? देखिए, बहुत सही कहा आपने। आज राखड़ के कारण फसलें तो प्रभावित हो रही है, साथ में आप देखिए जो हमारी जीवनदायिनी नदी है वो सिकुड़ती जा रही है। जल स्तर, भू स्तर, जल का जो भू स्तर वो नीचे गिरते चला जा रहा है। आने वाले समय पे इस विकराल, आज जो शीर्षक के जैसे मुंह फैलाई हुई समस्या के ऊपर में तत्काल संज्ञान लेकर के कोई उचित ठोस कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में कोरबा एक काले पानी की सज़ा से, कोरबा में रहना काले पानी की सज़ा से कम नहीं रहेगा। जमीन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है? जो उपजाऊ जमीन होती है, राखड़ के कारण कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे प्लांट की जो राखड़ जाती है, छोटी छोटी खेत है उसमें जो राख बह जाती है, तो उसके ऊपर में फसल उगाना तो दूर, किसी भी किस्म की उपजाऊ की कल्पना करना भी बेमानी है। आज ये पूरी राखड़ चारों तरफ फेंकते जा रहे हैं, जहाँ भी खुले में खेत दिख रहे हैं, तो तय बात है कि आने वाले समय में वो जो खेत जो सोना उगलते थे वो लोहा उगलने के भी स्थिति में नहीं रहेंगे। देखिए, जहाँ विकास है वहाँ विनाश तो होगा ही, ये तो समस्या है और बहुत पुरानी समस्या है।
लेकिन उसको परमानेंट इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ कमी की जा सकती है। अभी बीच में अधड़ चली यानी तूफान चली, उसमें जिस प्रकार से राखड़ इस शहर को पूरा धूल से पूरा ढक दिया था, कुछ ऐसा लग रहा था कि ये शहर नहीं है, ये पूर्वा कब्रिस्तान है, राखड़ों का कब्रिस्तान है सर। और इससे इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति के जीवन में, स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, इसके साथ साथ जलीय जंतुओं में प्रभाव पड़ता है, पानी में मिल रहा हो राखड़, पानी में रहने वाले जंतुओं को भी वो जल को दूषित कर रहा है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो खेती किसानी करने वाले को भी प्रभाव पड़ रहा है, मट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। तो अगर ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो राखड़ से तो ये शहर मेरे को लगता है मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासन को और जितनी भी बड़ी बड़ी कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं उनको आपस में मिलकर एक प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि इस समस्या को कम से कम किया जाए, जिससे नुकसान कम हो। ये इसका किसानों पे भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे किसानों को भी फर्क पड़ेगा। राखड़ जब खेत में जाती है, खेत की उर्वरता भी खत्म करती है और इसके साथ साथ फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है, जमीन को नुकसान होता है। और आसपास के जो नदी नाले हैं उसमें भी राखड़ जाते हैं तो वहाँ जलीय जंतुओं को भी नुकसान करता है, और कहीं न कहीं इसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, जिसके उसके स्वास्थ्य भी इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है। कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ पहुंचे। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टोर में उपलब्ध दवाओं का विवरण लिया। अपर मुख्य सचिव ने चिकित्सकों की कमी पर कहा कि चुनाव के बाद नई नियुक्तियां की जाएगी, उसके बाद यह समस्या नहीं रहेगी। अभी तो हम लोग मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं या जो नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन मैदानी स्तर पर किस प्रकार से हो रहा है। और चूंकि जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये अंतिम स्तर तक की सुविधा, सुपर स्पेशलिटी टाइप की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो यहाँ कुछ लिमिटेड सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वो किस प्रकार से काम कर रही हैं उसके बारे में हमने जानकारी लिया, और कई चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, कुछ नहीं भी काम कर रही हैं, जिसको कि भविष्य में सुधार करेंगे, ऐसा यहाँ डॉक्टरों ने बताया। सर, यहाँ 2 दिन बाद डॉक्टर कमी हो जाएगी, एक ही डॉक्टर बचेंगे, उसके बारे में मतलब यहाँ क्या सुविधा दिया जाएगा? अभी ऐसा जो है, और न सिर्फ यहाँ बल्कि प्रदेश में और कुछ स्थानों पर इस तरह की कमी हो सकती है। डॉक्टरों की उपलब्धता एक अलग तरह की समस्या है, और चूंकि अभी चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता चल रही है और इसलिए स्थानांतरण या नई नियुक्ति, संविदा नियुक्ति कोई अभी संभव नहीं है। तो जैसे ही वो चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तो पूरे प्रदेश में ये देखा जाएगा कि जो पद हैं वो खाली ना रहें। सर, किस तरह की कमियां नजर आएंगी? एक तो पहले मैं बताऊं कि ये कमियां देखने के लिए हम लोग निकले ही नहीं है ना, कि कमियों को आप देखेंगे तो इसको तुलना किससे करें। कहीं अगर आप करेंगे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से या एम्स से करेंगे तो फिर आपको कमियां ही कमियां दिखेंगी। लेकिन इनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करानी है, वो संतोषप्रद है और उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो वो सुधार के लिए चर्चाएं की गई है और यहाँ के चिकित्सकों ने आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में और सुधार करेंगे। बागी मोंगरा क्षेत्र के मोंगरा बस्ती में नगरपालिका कार्यालय के पीछे स्थित शासकीय भूमि पर पटवारी, आरआई और जमीन दलाल मिलकर कब्जा करना चाहते हैं। बस्ती वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी शासकीय जमीन की अफरा तफरी की गई है। पूरी जांच कराई जाए तो एक बड़ा मामला सामने आएगा। इस पूरे मामले में पटवारी ने आरोपों को बेबुनियादी बताया है।
यहाँ ये आप देख रहे हैं सामने में नगर निगम के सामने की ज़मीन है, इसके पीछे मेरा ज़मीन है, 173 खसरा नंबर की ज़मीन है। यहाँ आज अचानक कल शाम को गांव का ही कोटवार आकर के मुझे सूचना दिया कि आपके ज़मीन के बगल में जो ज़मीन है उसका नक्शा कट रहा है। मैंने पूछा कि आदेश दिखाइए, तो बोला कि कोई आदेश नहीं है। उसके बाद पुनः मैंने तत्काल पटवारी को फ़ोन किया, आदेश के तहत आप आ रहे हैं, नहीं लोग ऐसे ही आ रहे हैं। और आज के डेट में उड़ाया तो गांव में मैंने मीटिंग ली, सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, सबको मैंने बताया कि वहाँ की भूमि है और कुछ गलत तरीके से मिली भगत करके एक दलाल नुमा व्यक्ति फिरोज करके वो कब्जे के नियत से इस जमीन का नक्शा कटवाना चाह रहा था। हम गांव वालों ने इसका विरोध किया। लोगों ने सामने में आपको बताया, लोगों ने 60 से 70 साल तक इस जमीन पे किसी का कब्जा नहीं है और रिकॉर्ड अनुसार ये सरकारी जमीन है। तो ये जो गलत तरीके से पटवारी RI और जमीन दलाल मिल करके सरकारी जमीन का जो है बिक्री करना चाह रहे हैं, फर्जी तरीके से अपने नाम में हस्तांतरित करवा के दूसरे की जगह जमीन को कब्जा करने की नियत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये कौन सा वार्ड आता है? ये वार्ड क्रमांक 63। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये शासकीय भूमि पे इस तरीके से पटवारी और कुछ जमीन दलाल मिल करके पूरे मोगरा बस्ती की जमीनों का बंदरबाट कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मोगरा बस्ती में कॉलेज और चिकित्सालय का निर्माण होना है, तो लोगों की नीयत गड़ी हुई इस गांव की जमीन के ऊपर, और इसी का फायदा उठाकर ये जमीन के दलाल और यहाँ के जो पटवारी हैं ये मिल करके छोटे छोटे गरीब आदिवासी मूल किसानों की जमीन पे डाका डाल रहे हैं। और किसान हैं जो कि जमीनों के बारे में उनको वाजिब में नॉलेज नहीं है, ये पेन पेपर में इधर का उधर जमीन करके फर्जी तरीके से काफी जमीनों को बेचा गया है। मैं तो कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा। कितने लोग शामिल है? दलाली में कितने लोग शामिल है? दलाली में 2-3 लोग हैं। एक जानकारी क्या देखने में आता है हमको, फिरोज नाम का व्यक्ति है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोनों यहाँ, एक पटवारी सुनीता कंवर के यहाँ पदस्थ है, काफी लंबे समय से वहाँ पदस्थ है, और पूरा काम उसका पति यहाँ बैठ करके करता है, और RI वो भी काफी लंबे से पदस्थ है। तो ये शासन से भी निवेदन चाहूंगा कि पिछले साल के अंतर्गत जितनी भी जमीनें इस मोगरा बस्ती में रजिस्ट्री हुई है उन जमीनों का लेखा जोखा निकाला जाए, क्योंकि इन किसानों की जमीन को लूटपाट किया गया। इस बात में मैं साफ कहना चाहूँगा कि 1 इंच भी अगर हम सरकारी ज़मीन में काबिज होंगे तो हमारे ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, है ना। और जैसे भी वो आरोप लगा रहे हैं शासकीय भूमि का, वो स्वयं शासकीय भूमि में काबिज हैं। जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति स्वयं शासकीय भूमि में काबिज हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारा अगर कहीं 1 डिसमिल भी यार एक भी कुछ ज़मीन होगा जी, तो बिल्कुल हम यानी सजा के पात्र हैं। बताइए। कल जो ग्रामीण आरोप ये भी लगा है कि पटवारी RI और आप लोग पहुंचे थे, उन ग्रामीण जो है आप लोग से सवाल किया, लेकिन आप संतुष्ट जवाब नहीं दिए और बेरंग वापस लौट गए। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें खाली गजेंद्र सिंह ठाकुर करके जो नामक व्यक्ति है, ग्राम के ग्रामीणों को बहला फुसला कर गलत सूचना, गलत जानकारी, अंधभक्ति का पूरा उनका कार्य खेला चलता है। देखिए, एक आम किसान भूमि में पटवारी को अपनी जो नामी ज़मीन है उसमें वो 10 बार ला सकता है। जैसे कि मेरा रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होना पाया गया है कि मेरे दर्ज है, मैं अपने ज़मीन में आज लाऊं कल लाऊं पटवारी RI को, वो मेरी समस्या है जी। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि आप बिना सूचने के आप पटवारी के माध्यम से आप लोग नापाजोगी करते हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राम कोटवार से आप पूछ लीजिए, उन्होंने सुबह जाके गजेंद्र ठाकुर जी को बोला कि आप आइए, वहाँ पर मौका निरीक्षण के लिए पटवारी RI जा रहे हैं, और ग्राम के सभी संबंधित वरिष्ठ जनों को भी बोला गया कि आप भी चलिए कि वहाँ पर मौका मुआयना के लिए अपना पटवारी RI अपने जा रहे हैं। आपको दलाल घोषित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, दलाली वाली कार्य तो खुद जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं वो स्वयं कर रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी में चढ़ते हैं, अपने आप को भू स्थापित नेता बोलते हैं। और देखिए, भू स्थापित नेता भी और भी अनेक नेता भी हैं जो बेचारे बाइक में सफ़र करते हैं। 4-5 साल से 10 साल से बेचारे लोग संघर्ष कर रहे हैं भू स्थापित के लिए, और ये 2-4 साल हुआ नहीं है कि साल भर में कार ले लिए, कार में घूम रहे हैं। अब उनका तो दलाली स्वयं प्रतीत होता है कि कौन दलाल है और कौन क्या है जी। नहीं, वो गलत है। हम लोग फिरोज के कहने पे मौका में गए थे, नाके पटाखन करने के लिए RI मैडम और मैं थी, और पूरे गांव वाले को मौखिक रूप से सूचना दिया गया था। गजेंद्र ठाकुर को भी पर्सनली सूचना दिया गया था वहाँ पे, और हम लोग मौका वेरीफाई करने के लिए ही गए थे कि मतलब जो फिरोज जो बोल रहा है मौके में उसका ज़मीन मौके में है या नहीं है, बस यही वेरीफाई करना था। गांव वाले के बताए अनुसार ही हम लोग फिर वहाँ पे नक्शा पटाखन का कार्य नहीं किया गया। गांव की आरोप है कि इससे पहले भी आप 1-2 बार जाकर फिरोज और कुछ दलालों के साथ जो है नापाजोगी कर चुके हैं। नहीं, वो न्यायालय का आदेश था, उसमें
तहसीलदार से पूछे अनुसार उसमें मौका में जांच किया गया था, उसके लिए गए थे, मौका वहाँ पे नापा नहीं गया था। आज भी ग्रामीण जब पहुँचे तो कुछ आप लोग से सवाल किए तो संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया और वहाँ से आप लोग रिटर्न हो गए, क्या बात सही है? नहीं, हम लोग वहाँ पे बताए थे कि हम लोग मौके की नक्शा पटांकन करने गए थे और गांव वाले की उपस्थिति में हम लोग करेंगे करके फिर उससे बोला गया था, उसी के लिए हम गाँव को पूरा सूचना के पश्चात हम लोग वहाँ गए थे। आज जो है ग्रामीणों से आप लोग साथ किस तरीके से बातें हुई है? बात तो हमारे ज़्यादा नहीं हो पाई है वहाँ ग्रामीणों से, बस यही मौका में फिरोज का कब्जे से संबंधित हम लोग जानकारी पूछे हैं कि है कि नहीं है, लेकिन वहाँ गांव वाले बोले कि हाँ 70 साल से किसी का कब्जा नहीं किया करती है, शासकीय जमीन की करती, फिर हमारे द्वारा नक्शा पटांकन का कार्य नहीं किया गया। आपके रिकॉर्ड में क्या निकला मैडम? फिरोज के नाम से है ज़मीन 194/1 ग्रामीण, बाकी उसका कब्जा क्लियर नहीं है कि कहाँ पे है, और जहाँ पे वो बता रहे हैं वहाँ पे गाँव वाले की बताया अनुसार वो शासकीय जमीन है। सूर्य की तपिश से धरती जलने लगी और लोगों में सनबर्न का खतरा बढ़ गया है। दोपहर में सड़कें सूनी हो जाती हैं, लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ता है तो पूरा शरीर ढककर निकलना पड़ रहा है। गर्मी को देखते हुए शीतल पेय पदार्थों, आम पन्ना, गन्ना रस, छाछ, सत्तू का शरबत, आइसक्रीम की मांग बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रसूखदारों द्वारा तेजी से बेजा कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। करतला और सलिया भाटा के बीच नाले को राखड़ से पाट कर बेजा कब्जा किया जा रहा है। घर में कमाने वाला ही बिस्तर पर पड़ जाए तो उस घर की माली हालत क्या होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बुधवारी में रहने वाले दुर्गेश गुप्ता का पुत्र राजेश गुप्ता की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। किडनी बदलने के लिए डॉक्टर कह चुके हैं कि 15 से 20 लाख का खर्च है। पिता होटल में काम कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आर्थिक मदद की शहर वासियों से अपील कर रहे हैं। अब तक उनकी सारी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो चुकी है। शासन से भी मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हो पाई है। उम्मीद है शहर के दानदाता आगे बढ़कर मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। उसका नाम है राजेश गुप्ता, उसका उम्र हो रहा है 36 वर्ष और उसका किडनी दोनों फेल हो गया है और अभी डायरेक्शन करवाए हैं 1-2 बार, बाकी सीरियस है एकदम। उसका दोनों किडनी फेल हो गया तो डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर बोल रहा है किडनी चेंज करवा लो 1 महीना के अंदर, नहीं तो रिस्क है बोल रहे हैं। डायलिसिस करवा रहा हूँ, अभी 2-3 बार किया है और एकदम सीरियस टाइप का पड़ा हुआ है सर, नहीं हिल रहे ना डोल रहे हो, कुछ नहीं। आपको किडनी चेंज करने में कितना खर्चा आ रहा है? डॉक्टर साहब से जानकारी लिया तो 15-20 लाख के अंदर बता रहे हैं अभी। आपकी आर्थिक स्थिति? मेरा आर्थिक स्थिति नहीं है सर, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, रवि डेयरी में काम करता हूँ और हो गया खर्चा पानी घर के चला रहा हूँ, बाकी उसके लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है सर। इसमें आप क्या मदद चाहते हैं? अब उसका जो भी खर्चा आ रहा है कम से कम उससे मिल जाए तो उसका भी जिंदगी बच जाएगा सर। एक तो पोता है 5 साल का है, एक लड़का है, बहू है, अब उसका क्या होगा भगवान जाने। कुछ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।